यूपीएससी, बीपीएससी और अदर पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग का जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं उसमें उसका ये अगला कड़ी है और इसमें एक टेस्ट कॉपी है शुभम कुमार का। यदि आप लोग जानते होंगे शुभम कुमार को तो ये यूपीएससी रैंक 1 है। पिछले के पिछले साल का यानी 2020-21 के ये यूपीएससी रैंक 1 है। इन्होंने विजन आईएएस को ज्वाइन किया था और उसमें वो टेस्ट सीरीज मेंस का देते थे। तो इनके कॉपी को हम लोग देखेंगे और सीखने का ये प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। हम लोग सीधा टॉपर्स के कॉपी को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर यूपीएससी में हो, उत्तर प्रदेश हो या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, हमारा बीपीएससी है, कैसे आंसर लिखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी में ये जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स का है और 10 मार्क्स का है और हमारे जो बीपीएससी में है 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसे लगभग 450 शब्दों में और 4 पेजेस में लिखने होते हैं। ये एक क्राइटेरिया है बीपीएससी का। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। अब ये इंग्लिश मीडियम का कॉपी है तो इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर्स मेक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। However, over time, in a large number of offices, citizens' charters have fallen into disuse. Suggest measures that can make these character effective tools for bringing accountability in public service. हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। यहां पूछ रहा है नागरिक घोषणा पत्र से संबंधित, यानी जो सिटीजन चार्टर होता है, प्रशासन को जवाबदेह और नागरिक अनुकूल दोनों बनाते हैं। यानी कि नागरिक घोषणा पत्र जो है, सिटीजन चार्टर्स जो है, वो प्रशासन को और नागरिक को दोनों को अकाउंटेबल बनाते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा, हालांकि समय के साथ ज्यादातर कार्यालयों में नागरिक घोषणा पत्र अपरिचलित हो गए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जो इन घोषणा पत्रों को लोक सेवाओं में जवाबदेही लाने का प्रभावी उपकरण बना सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट है सिटीजन चार्टर के बारे में। इसके विषय में हम लोग को लिखना है। हम लोग जानते हैं ये सिटीजन चार्टर भारत में लागू है हमारे प्रशासन में और नागरिकों के लिए भी, लेकिन ये उतना एक्टिव नहीं होता है। अब एक प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मैटर पे अपना व्यू रखे। तो यहाँ पे आपको व्यू रखना है। अब आप जिस भी एग्जाम दीजिए ये क्वेश्चन रहेगा और जितने नंबर का हो उस हिसाब से आपको फ्रेम करना है। हम लोग लगातार वीडियोस में बात कर रहे हैं कि कोई भी आंसर होता है, ये कोई भी मेंस का आंसर होता है वो 3 पार्ट का होता है। एक इंट्रो होता है, दूसरा मेन बॉडी होती है और तीसरा उसका कंक्लूजन होता है, यानी प्रस्तावना हुआ, मुख्य भाग हुआ और निष्कर्ष होता है। ठीक है, इन 3 भागों में हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन सबसे पहले मेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होनी चाहिए। शुभम कुमार सर की हैंड राइटिंग जबरदस्त है, बहुत बेहतर हैंड राइटिंग है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने सीखा कि आपकी जो राइटिंग स्किल है, हैंड राइटिंग जो है, वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पे 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे वो सभी लगभग 4 से 5 लाइन का इनका इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन होगा, प्रस्तावना या जिसे हम लोग परिचय कहते हैं। अब जब हम लोग बीपीएससी मेंस में लिखेंगे तो ये 7 लाइन्स का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है सिटीजन्स चार्टर्स रेफर्स टू द सेट ऑफ कमिटमेंट्स बाय पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स which includes quality of service, time duration, least of services, and robust grievances redressal mechanisms.
तो एक टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। तो दूसरा चीज हम लोग जान गए कि हमें टू द पॉइंट लिखना है। कहीं से भी वो जो परिचय है या प्रस्तावना है उसकी कोई भूमिका या पृष्ठभूमि देने की आवश्यकता नहीं है। एकदम पहले शब्द से ही हम लोग को टू द पॉइंट आ जाना है। दूसरा हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करते हुए हमें चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हम लोग अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन से नंबर बढ़ता है। बीपीएससी में हम लोग यही प्रस्तावना को 7 लाइन में लिखेंगे, यह ध्यान रखिएगा। 7 लाइन का एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बीपीएस में। 7 लाइन का परिचय, 7 लाइन का कंक्लूजन और लगभग 3.5 पेज का मेन बॉडी 38 मार्क्स का। यही फॉर्मूले पे आपको चलना है, एक सेट ऑफ माइंड से आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने दिया है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिख दिए कि सिटीजन चार्टर्स में प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि सिटीजन चार्टर्स में जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, बस समस्या लिखिए या चुनौती लिखिए और पॉइंट वाइज आप आ जाइए। जितना पॉइंट वाइज लिखिएगा उतना बेहतर। जैसे कि इन्होंने 6 पॉइंट लिखा है जो जो प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 पॉइंट में इन्होंने प्रॉब्लम्स को लिखा है। यहाँ पे ध्यान हम लोग को ये देना है, अब ये प्रॉब्लम्स 6 जो प्रॉब्लम्स इन्होंने लिखे हैं, अगर इसे एक पैराग्राफ में लिखते तो मान के हम चलते हैं कि 4 से 5 या 7 लाइन में ये होता, तो ये एक पैराग्राफ में अगर लिखते तो इनका नंबर कम आता, कम नंबर होता, क्योंकि उतना पढ़ने का कॉपी चेकर को समय नहीं होता है। इसलिए हमें आंसर को टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज लिखना है। इसलिए इन्होंने नंबर 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट में लिख दिए हैं और जो भी कीवर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन भी इन्होंने कर दिया है। तो कोशिश करना है पॉइंट वाइज लिखना। इस कॉपी से हम लोगों ने सीखा कि पॉइंट वाइज लिखना है, जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखना है। फिर अब पेज नंबर 2 में आते हैं। 2 पेज में ही आंसर होगा, देखिएगा। जो मेजर्स है यहां पे इन्होंने मेजर्स लिख दिया और यहां पे फिर से इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया। 6-7 पॉइंट इन्होंने दे दिया है, ठीक है। जो कीवर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन कर दिया है। ये इनका कंक्लूजन है, हेंस रोबस्ट सिटीजन चार्टर इज नीड ऑफ द टाइम। यहाँ पे चूंकि 10 नंबर का ये क्वेश्चन था, हम लोग का क्वेश्चन बीपीएससी में 38 मार्क्स का होगा, तो हम लोग को 7 लाइन का 3 4 5 6 7 7 लाइन का हम लोगों को कंक्लूजन देना है, एक लाइन का कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा हैंड राइटिंग बेहतर होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। पॉइंट वाइज हमें लिखना है। जो मेन बॉडी है ध्यान में ये रखना है, जो परिचय है और जो निष्कर्ष है वो पॉइंट वाइज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कि इन्होंने किस तरह से फ्रेम आउट किया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी in pre-legislative scrutiny and mention the steps that can be taken by the government to increase public engagement in it। 150 वर्ड्स में। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे उन्हें वो कवर कर ली या अंडरलाइन कर ली, ताकि उस पर ये अपना आंसर लिख सके। हम लोगों को भी ऐसा ही करना है। जो पास आउट हैं, जो कम से कम मेंस लिखे हैं, उनके कॉपी से सीख के हम लोग को अपना नंबर बढ़ाना है। हिंदी में लिखा हुआ है कि पूर्व विधायी जांच में
नागरिक समाज को सम्मिलित करने के महत्व पे चर्चा कीजिए और इनमें जन भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी नागरिक समाज से संबंधित क्वेश्चन है, आपके व्यूज को इसमें पूछा गया है। हम लोगों ने देखा है कि इनका ये 4 लाइन का इंट्रो है। हम लोगों ने बात किया है इंट्रो फिक्स होता है, आपसे जितने नंबर्स का जितने वर्ड्स में पूछा जाए उसी के हिसाब से आपका इंट्रो होना चाहिए, यानी कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसका 15% इंट्रो होना चाहिए और 15% कंक्लूजन। बीपीएससी में 7 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा। उसके बाद इन्होंने पॉइंट वाइज लिखने की फिर से शुरुआत की है। आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट वाइज यानी कि एक जो रूल है उसी रूल पे ये स्टिक रह के आंसर लिखे हैं। फिर से पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4। ठीक है, तो इस पेज में 4 पॉइंट्स में इन्होंने आंसर लिखे हैं सिटीजन्स के विषय में। जो भी कीवर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन किया है इन्होंने, फीडबैक अंडरलाइन करते हुए ये आगे बढ़ते गए। ठीक है, अगले पेज में हम लोग देखते हैं फिर टू इंक्रीज पब्लिक इंगेजमेंट। जो व्यू मांगा गया था कि आप पब्लिक इंगेजमेंट को कैसे इंक्रीज करिएगा, तो इन्होंने स्ट्रेट वर्ड में लिखा, फिर से इन्होंने पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहां पे इनका 3 लाइन का कंक्लूजन है। हम लोगों ने देखा है कि जब शुभम कुमार सर रैंक 1 लाए हैं तो एक फिक्स रूल के आधार पर रैंक 1 लाए हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एग्जाम का एक अपने अपने एग्जाम का एक फिक्स रूल होता है, वो रूल बनाइए, उसी रूल पे चलते चले जाइए। तो मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं बीपीएससी में जो रूल है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग का रूल नंबर आप ऐसे लिख लीजिए, रूल नंबर 1। हर टॉपर ने एक ही रूल फॉलो किया है और वो टॉप किए हैं। रूल नंबर 1 है इंट्रो। हर आंसर का इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो बीपीएससी की अगर मैं बात करूं 7 लाइन का इंट्रो होगा। मेन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो मेन बॉडी जो इंट्रो के बाद आती है वो 350 वर्ड्स में होगी या 3.5 पेजेस में होगी। ठीक है, कंक्लूजन की अगर बात करें तो फिर वो 7 लाइन की होगी, यानी कि हम लोगों ने समझा 7 लाइन्स, 3.5 पेजेस, फिर 7 लाइन्स। यही फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम लोग को आंसर राइटिंग मेंस में करनी है। कीवर्ड्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन करने हैं। हैंड राइटिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है तो आपको बस ऐसे कट कर देना है। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। कहीं से आपको भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम अगर औरंगजेब पे पूछा तो आप जहांगीर पे नहीं लिखिएगा, आपको औरंगजेब पे ही शुरू करके औरंगजेब पे ही खत्म करना है। तो ये 2 आंसर को हम लोगों ने देखा है। तो 2 आंसर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इनका इसी टेस्ट में और आंसर इन्होंने किस तरह से लिखा है। तब तक हम के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आंसर राइटिंग सीरीज में हम लोगों ने जो टॉपर्स के कॉपी को देख रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से हो या टेस्ट सीरीज जो वो लोग देते हैं उसके माध्यम से, तो उसमें ये जो कॉपी है शुभम कुमार की जो यूपीएससी रैंक 1 है। यूपीएससी रैंक 1 थे 2020, 21, 22 के आसपास। कटिहार बिहार के रहने वाले थे और इनसे पहले
एक सर थे जो अमीर सुबहानी, जो बिहार से टॉप किए थे 1988 में, जो अभी बिहार में मुख्य सचिव हैं। उसके बाद ये शुभम कुमार यूपीएससी में टॉप किए हैं। इंग्लिश में माध्यम का ये कॉपी है। इंग्लिश माध्यम का हो या हिंदी माध्यम को है, वो फॉर्मूला एक ही होता है आंसर लिखने का। इनका दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये आंसर लिखे कैसे हैं। तो इन टेस्ट सीरीज में इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, तृतीयक शिक्षा के निम्न श्रेणी के मानक भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में अवरोधक है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा की गई पहलों को भी सूचीबद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन है, भाग 2 है। दूसरे भाग में है कि जो भी सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया उसे आप सूचीबद्ध कीजिए, इनलिस्टेड करिए, यानी कि पॉइंट वाइज लिखिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ टर्शियरी एजुकेशन आर अ ड्रैग ऑन इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, elucidate. Also enumerate the initiatives taken by the government in the past few years to improve the quality of higher education in India. 150 शब्दों में है, 75 शब्द एक पार्ट में, 75 सर हम लोग दूसरे पार्ट में लिखेंगे। परिचय जो देंगे दोनों क्वेश्चन का एक ही में रहेगा, आप देखेंगे 4 से 5 लाइन का ये फिर से इंट्रो इन्होंने दिया है। ये एक फिक्स फॉर्मूला है। 10 नंबर का यदि क्वेश्चन है, आपको 4 से 5 लाइन का इंट्रो देना है। इन्होंने लिखा है, हायर एजुकेशन इन इंडिया इज नीदर कंपल्सरी nor available nor affordable, and if affordable, quality is questionable when compared with global universities. यहां पे इन्होंने लिखा है कि हायर एजुकेशन जो इंडिया में है ना तो कंपलसरी है, ठीक है, ना अवेलेबल है और ना अफोर्डेबल है और ना आप एफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही उनकी जो क्वालिटी है उसे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है यदि आप कंपेयर करिएगा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, यानी हायर एजुकेशन की स्थिति भारत में अच्छी नहीं है। ये इन्होंने प्रस्तावना में 5 लाइंस में लिखा है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स क्या है, इन्होंने सीधा प्रॉब्लम्स लिखा है। एक चीज ध्यान में यहां पे रखना है हम लोग को, हम लोग जो ग्रेजुएशन लेवल पे या एमए लेवल पे लिखते हैं कि निम्नलिखित समस्याएं हैं, निम्नलिखित, ये सब नहीं लिखना है। ये सब कंपटीशन का लाइन नहीं है। सिर्फ लिख देना है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, या हिंदी में यदि आप लिख रहे हैं तो चुनौतियां आप लिखिएगा, ऐसे अंडरलाइन करके आप यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा। कॉपी चेकर को समझ में आ जाएगा। ये चुनौती, जो चुनौती है वो पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। लैक ऑफ फंडिंग, हम लोग के पास फंड कम है टर्शियरी सेक्टर में। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शॉर्टेजेस ऑफ प्रोफेसर्स एंड क्वालिफाइड टीचर्स, हाई कॉस्ट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके हायर एजुकेशन लेते हैं तो वो बहुत महंगे हैं। लो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी जो इनरोलमेंट है वो बहुत लो है। गो फॉर टर्शियरी एजुकेशन। लो इनरोलमेंट बाय गर्ल एंड पीपल बिलोंगिंग टू SCs STs कम्युनिटीज। SC STs कम्युनिटी में विशेष रूप से जो लड़कियों का इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो बहुत कम है। ये प्रॉब्लम्स ये बता रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च नॉट हैपनिंग, यानी कि जो रिसर्च हो रहा है वो उसकी कॉपी हो रही है। एक रिसर्च कॉपी है, उसी को ध्यान में रखते हुए रिसर्च लिख दिया जा रहा है। ठीक है, 7 पॉइंट इन्होंने दिया है। अगला हम लोग देखेंगे
अगला इसी क्वेश्चन का जो दूसरा भाग था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। तो गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिया है उन्होंने पॉइंट वाइज दिया है। RUSA, रूषा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एक मोदी सरकार ने किया था, वो लिख देना एकदम टू द पॉइंट। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ फंड ऑफ 20,000 करोड़ फॉर हायर एजुकेशन, फंडिंग्स हुई है। एक ज्ञान चला है, बेटर कोलेबोरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम अब्रोड अब्रॉड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज। हम लोगों ने देखा है कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज को इंडियन यूनिवर्सिटी से टाई अप करने की भी बात गवर्नमेंट कर रही है। रिफॉर्म्स इन यूजीसी भी हो रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रहा है। तो इन्होंने 5 पॉइंट में बताया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और विशेष रूप से समझने का ये प्रयास करिएगा कितना टू द पॉइंट है। आखिर क्या कारण है कि शुभम कुमार सर को रैंक 1 आया है, यही सब कारण है। उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 इन्होंने दिया है। जो न्यू इंडिया एट 75 है उन्होंने ये स्ट्रैटेजीज उसमें बताई है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने बताई है या ये इनका कंक्लूजन है, जो 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन है। तो हम लोग बार बार इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक रूल है आंसर लिखने का, और वो रूल है फिक्स। हम लोग इधर जो 7-8 वीडियोस टॉपर्स के देखे हैं, टेस्ट सीरीज के या फिर उनका RTI कॉपी, उसमें एक रूल है, फिक्स रूल है। उसी फिक्स रूल पे चल के हम लोग को भी अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको लगेगा कि फिर से उसी नियम को इन्होंने फॉलो किया है। क्वेश्चन बदलेगा लेकिन जो फॉर्मेटिंग है उसका तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट हैज अ क्रूशियल रोल इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। एक क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ऑल्सो डिस्कस इट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। यानी जो सोशल ऑडिट है, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सामाजिक लेखा परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। साथ ही इसके मजबूत पक्षों और सीमाओं पर भी चर्चा करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। आप देखिएगा, ये जो पूरा ये जो परिचय है, ये एक परिचय है। यहाँ पे 5 लाइन का परिचय हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 लाइन का परिचय इन्होंने दिया है। 4 से 5 लाइन का परिचय। जब आप 38 मार्क्स का BPSC में लिखिएगा तो ये परिचय आप 7 लाइन का दीजिएगा। ठीक है, फिर से एग्जाम्पल इन्होंने मनरेगा का दिया है। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट, एक एग्जाम्पल दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड इट वेल एंड ऑल्सो फॉर अदर सेक्टर। यानी इन्होंने ये बता रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। ठीक है, इट सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज। फिर यहां से ये पॉइंट वाइज आ गए हैं किस तरह से आगे बढ़ना है आंसर में। ये 5-6 पॉइंट में फिर ये आंसर को आगे बढ़ाए हैं। हर आंसर में ये एक ही फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं। ठीक है, की पॉइंट पे को ये अंडरलाइन कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं, अब जो क्वेश्चन ने पूछा था कि लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन नंबर 1 जो कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन ये कर दिए हैं। फिर लिमिटेशन नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, ये इनका लिमिटेशन है। जो कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन है और यहाँ पे 3 लाइन का इनका कंक्लूजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से समझने का ये प्रयास करेंगे कि अगर आप UPSC में लिखिएगा 10 मार्क्स का आंसर
जो 150 वर्ड्स में होगा क्वेश्चन हमेशा दो भाग में रहेगा, पार्ट 1 को पार्ट 2 से जोड़ दिया जाएगा। जो परिचय होगा यूपीएससी के लिए वो परिचय 5 लाइंस का होगा, मैक्सिमम 4 से 5 लाइन का। बीपीएससी अगर आप दीजिएगा तो 7 लाइन का होगा, 7 से 8 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। फिर मेन बॉडी जो होगी वो पॉइंट वाइज चलेगी, कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज लिखने का। यूपीएससी में जब आप लिखिएगा तो 2 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए। बीपीएससी में जब आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम वो 4 लाइन का होना, 4 लाइंस का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 3 लाइंस का है तो और बेहतर। पॉइंट वाइज होगा। फिर कंक्लूजन की बात आएगी तो यूपीएससी 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन आपको खत्म करना है, और बीपीएससी में आपको 7 से 8 लाइन में कंक्लूजन आपको खत्म कर देना है, ठीक है। तो यही एक सेट ऑफ रूल है आपको टॉप करने का। तो हम लोग लगातार बीपीएससी और यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग है उस पे डायरेक्टली जो टॉपर्स के कॉपी है आरटीआई के थ्रू देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जो टॉपर का कॉपी है एक फिक्स टाइम पे आपको वो 1 PM पे मिलता रहेगा, प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे 1 बजे एक कॉपी आपको अपलोड कर दी जाएगी। दूसरा, मंडे टू सैटरडे जो भी सरकारी वैकेंसीज है उसका जो नोटिफिकेशन आता है उसे अपलोड 7 AM पे पर डे किया जाएगा जब जब आएगा। और हम लोग का जो क्लास करेंट अफेयर्स का चलता है वो पर डे मंडे टू सैटरडे 7 PM पे अपलोड होता रहेगा, ठीक है। और कुछ शॉर्ट्स वीडियो है वो कभी भी आ सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग शुभम कुमार सर के नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।